A very good morning, guys. Sorry for the delay. There was some technical fault today, due to which we were not able to cope up. Now it's very fine. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम लोग आईटी में कई सारे रिवीजन्स कर रहे थे और रिवीजन्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग देख रहे थे. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग करेंगे और उसमें काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बता रहा हूँ. तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए. यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं या मेरे क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ा पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड मार्क्स. एनीवेज टुडे हम लोग जो है आज क्या करने वाले हैं, तो आज क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं आज क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ पाएँ. तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आईटी के लिए जो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग: वेबसाइट, वेब पेज, वेब सर्वर, सर्च इंजन, ब्लूटूथ और इस तरह के कई सारे कुछ टर्म्स हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं. तो यहाँ पर जो आपका वेबसाइट, यहाँ पे देखिए वेबसाइट है, वेब पेज है, वेब सर्वर है. तो सबसे पहले हमने वेबसाइट को पिछली बार एक्सप्लेन किया था. वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट है, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरलिंक्ड वेब पेजेस. मतलब कई सारे वेब पेजेज एक साथ हों, कई सारे वेब पेजेस को जब हम लोग एक साथ देख पाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग वेबसाइट कहते हैं. और कई सारे ये वेब पेजेस करते क्या हैं? तो इट ट्राइज टू गिव यू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन. कई सारे इंफॉर्मेशंस देने की ये कोशिश करते हैं, कई सारे चीज़ इसमें होते हैं. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये वेबसाइट है. एग्जाम्पल, किसी का कॉलेज का वेबसाइट हो, किसी के स्कूल का वेबसाइट हो, कोई एजुकेशनल हब हो या फिर कहीं और कोई और भी चीज़ें हो जिसको कि हम लोग अगर देख पाते हैं, मतलब उसमें कहीं पर इंफॉर्मेशन देख पाते हैं, तो वो सारे के सारे वेबसाइट्स हैं. तो उसी तरीके से हमने फिर वेब पेजेस को किया था. वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है. देखिए मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक पेज है. ये इलेक्ट्रॉनिक पेज है. इलेक्ट्रॉनिक पेज कहने का मतलब ये होता है कि कई सारे ऐसे पेजेस जो कि हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से या फिर स्मार्टफोन के माध्यम से देख पाते हैं. और ये वेब पेजेस हम लोग जब हार्ड कॉपी में निकाल लेते हैं, मतलब उसको अगर प्रिंट कर लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ हार्ड कॉपी, है ना. तो यहाँ पर जो है कई सारी चीज़ें वेब पेजेस में हो सकती हैं. टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है. देखिए टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कई सारे हाइपरलिंक्स हो सकते हैं. तो वैसे पेजेस को हम लोग वेब पेज कहते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है. उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपका मैंने एक्सप्लेन किया है वेब सर्वर. वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर हमेशा वेब जब हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑनलाइन, कुछ ना कुछ इंटरनेट वाली चीज़ें की फीलिंग आती है. जो वेब सर्वर है वो क्या होता है? तो वेब सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जिसमें कि हम लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा जो है हम लोग इसको कई सारे इंफॉर्मेशंस को यहाँ पे रखते हैं. सर्वर होता क्या है? सर्वर हर कंपनी की अलग अलग सर्वर होती है. याहू का अलग है, रेडिफ का अलग है, फेसबुक का अलग है, गूगल का अलग है. मतलब सर्वर हर कंपनी का अलग अलग अपना सर्वर होता है. और ये सर्वर कहीं भी हो सकता है. कहीं भी हो सकता है का मतलब क्या है? ये सर्वर आपको, जैसे मान लिया इंडिया के लिए हो सकता है कि इंडिया का एक अलग सर्वर हो, अमेरिका के लिए अलग सर्वर हो, लंदन के लिए अलग सर्वर हो. तो हर कंपनी का अलग अलग सर्वर. क्यों? क्योंकि हम लोग जो डेटा डालते हैं वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है, राइट. जैसे एग्जाम्पल फेसबुक में हम लोग डेटा डालते हैं, अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं. वो कहीं भी किसी तरीके से ना अपने मोबाइल से, कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने ही मोबाइल से, बल्कि कहीं भी किसी भी मोबाइल से या फिर किसी भी इससे हम लोग देख सकते हैं. किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, इससे हम लोग देख सकते हैं. तो इसका मतलब यह है कि ये पर्टिकुलर कंप्यूटर या लैपटॉप में स्टोर्ड नहीं है, कहीं ना कहीं इंटरनेट पे है. कहाँ है? सर्वर पे है.
तो ये हर कंपनी का अलग अलग सर्वर होता है और ये लोग उसमें डेटा को स्टोर करते हैं, बहुत सारे फाइल्स को वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो वही आपका क्या होता है, वेब सर्वर होता है। यहाँ पे लिखा भी है, द मेन जॉब ऑफ वेब सर्वर इज टू डिस्प्ले वेबसाइट कंटेंट। वेबसाइट के कंटेंट को दिखाना सबसे बड़ा काम है सब। और ये कैसे दिखाएगा, तो ये SMTP की मदद से दिखाएगा, जिसमें कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मदद ली जाती है। SMTP उसी को बोलते हैं। ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के जैसा है ना। यहाँ पे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दोनों की मदद से हम लोग ये काम कर पाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये जो वेब सर्वर है, इसके द्वारा हम लोग सारे वेब पेजेस, वेबसाइट्स को एक जगह संग्रहित करके रख सकते हैं। कई सारे फाइल्स को एक जगह संग्रहित कर, अपनी अपनी कंपनियां अपनी अपनी वेब सर्वर्स बनाती हैं और उस सर्वर्स पे अपने अपने डेटा को अपलोड करके रखती हैं, ताकि हम लोग एज ए यूज़र कभी भी उसको रीड आउट कर सकें। उसके बाद मैंने आपको पिछली बार सर्च इंजन के भी बारे में बताया था। सर्च इंजन क्या होता है, तो किसी तरीके से जब भी हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को खोज रहे होते हैं, सर्च करते हैं, तो सर्च जब भी हम लोग करते हैं तो सर्च करने के दौरान हम लोग कोई ना कोई वर्ड्स डालते हैं, डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका वर्ड या डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा जो है आपका वर्ड्स या डॉक्यूमेंट जो है वो एकदम बिल्कुल से काफ़ी विस्तृत तरीके से, जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो हो जाता है। और हम लोगों का जो सर्वर है, हम लोगों का जो इंजन है, सर्च इंजन, वो क्या करता है कि हर एक वेबसाइट से जितना भी वेबसाइट अवेलेबल है, जितने भी वेब पेजेस अवेलेबल हैं, वो सारे वेब पेजेस, वेबसाइट्स जो है एक जगह एकत्रित रहते हैं और वहाँ से सारा चीज़ डॉक्यूमेंट खोज करके निकाल करके हमारे लिए प्रस्तुत किया जाता है। अब इसके बाद देखिएगा कि ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग जो सर्च इंजन है, वो सर्च इंजन कई तरीके से यहाँ पर हम लोगों को काम में आता है। एग्जाम्पल, ये काम में आता है इन द सेंस कि वहाँ पर कई सारे फाइल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो ढूंढा जाता है। जितने भी टेक्स्ट वगैरह हैं या वीडियोस हैं या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, उसको ढूंढा जाता है। तो ये हम लोग सर्च के, इसको हम लोग सर्चिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग सर्च इंजन करते हैं तो हम लोग एक कॉमन नाम जानते हैं, गूगल। सबसे बड़ा कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है गूगल सर्च इंजन के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गूगल ही एक सर्च इंजन है। देयर आर वेरियस अदर सर्च इंजन, जैसे कि बाइडू है, डगडग है, याहू है, आपका ask.com है, कई सारे ऐसे सर्च इंजन हैं। बट जो उसमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी जिसकी गेन हुई है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है गूगल। तो गूगल का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है और हम लोग जो है गूगल से कई सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है, तो इसमें जो है 3 चीज़ें रहती है ना। क्राउलिंग सबसे पहला आता है। क्या? क्राउलिंग। ये क्या करता है कि जो इंटरनेट पे जितने भी कंटेंट अवेलेबल हैं, आप जो उस कंटेंट को खोज रहे हैं, उस कंटेंट के से रिलेटेड जितनी भी कंटेंट अवेलेबल है किसी भी वेबसाइट पर, उसको जो है यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। वो उसको जो है हर पेजेस को फाइंड आउट करने में मदद करता है। दूसरी चीज़ है इंडेक्सिंग, कि जो कंटेंट पहले, बहुत सारा कंटेंट है, कई सारे वेबसाइट्स हैं, हर जगह से कंटेंट लिया जा सकता है, लेकिन कौन सा वेबसाइट्स में अच्छा कंटेंट है ये कैसे पता चलेगा? इसीलिए इसको नंबरिंग कर दी जाती है। जो कंटेंट ज़्यादा व्यू हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ना, यूट्यूब पे देखते हैं, तो ज़्यादा जो व्यू हुआ है इसका मतलब कि वो कंटेंट उसका अच्छा है। तो जिसका ज़्यादा व्यू हुआ है वो कंटेंट उसका ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए उसको नंबर 1 पर रखता है। इसीलिए जो है इंडेक्सिंग किया जाता है। हर एक वेबसाइट की इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग कहने का मतलब उसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से उसको सजा दिया जाता है, ताकि हम लोगों को पता चले कि अच्छा, नंबर 1 वेबसाइट पर इतने सारी चीज़ें दी हुई है, मतलब उसके कंटेंट ज़रूर अच्छे होंगे और इसका ज़्यादा व्यूज़ है ना। तो नंबर ऑफ़ व्यूज़ पे भी डिपेंड करता है।
रैंकिंग क्या होता है? रैंकिंग है प्रोवाइड्स द पीस ऑफ कंटेंट दैट विल बी द बेस्ट आंसर सर्चेस। तो जो बेस्ट आंसर सर्चेस है उसको रैंक किया जाता है। इंडेक्सिंग में तो उसने सबको एकत्रित कर लिया, एक जगह ले आया, लेकिन उसमें से भी रैंक किसका सबसे हाई है तो उसको सबसे टॉप पे कर दिया जाता है। तो इसीलिए रैंकिंग यहाँ पर काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो रैंकिंग जो है काफ़ी काम में आता है। मतलब क्राउलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग, ये तीनों ही चीज़ें आपस में जब मिलती हैं तो सर्च इंजन इन्हीं तीनों से अपना पूरा काम करवा पाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, कई सारे चीज़ों में यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, स्मार्टफोन हैं, लैपटॉप है, हम लोग के पास बहुत सारे गैजेट्स अब हो चुके हैं और ये हर एक गैजेट जो है वो ब्लूटूथ से अटैच किया जा सकता है। तो ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग कई सारे डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं, है ना। तो ये ब्लूटूथ एक छोटा सा नेटवर्क 8-10 मीटर का एक नेटवर्क क्रिएट करता है जिसके थ्रू हम लोग जो है कंटेंट को कनेक्ट कर सकते हैं और उसको जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेशन उससे करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को, फ़ोन के द्वारा स्मार्ट वॉच को, फ़ोन के द्वारा आपका जो ईयरफोन है उसको। तो ये सब एग्जांपल्स हैं, इस तरह का आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है वाईफाई। वाईफाई क्या है? ये एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जिससे कि हम लोग स्मार्टफोन्स और कई सारे प्रिंटर्स, कई सारे आपके जो वायरलेस फ़ोन हैं ये सब अटैच किए जा सकते हैं। और स्मार्टफोन्स, मोबाइल डिवाइसेस, कंप्यूटर्स इत्यादि इन सब के अलावे हम लोग के पास जो वाईफाईज होते हैं इसमें ये भी एबिलिटी होती है कि इसको इंटरनेट से भी जोड़ा जा सके। और इंटरनेट के साथ साथ जो इंटरनेट जब जुड़ जाता है तो हम लोग पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वाईफाई के जरिए जुड़ जाते हैं। तो ये एक वाईफाई का बड़ा ही अच्छा टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं और हर डिवाइस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जो थोड़े भी बहुत बड़े डिवाइस हैं जैसे स्मार्टफोन या फिर आपका टैबलेट या फिर आपका कंप्यूटर, इन सब में है। लेकिन अब वहीं पर स्मार्ट वॉच में वाईफाई लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। फिर उसके बाद आपका जो ईयरफोन होता है उसमें वाईफाई लगाना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसीलिए ब्लूटूथ वहाँ पर ज़्यादा काम आता है। और वाईफाई थोड़े बड़े डिवाइसेस में जिसका कि रेंज ज़्यादा होता है ब्लूटूथ से, इसीलिए वाईफाई को हम लोग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। उसी वाईफाई के जैसा ही आपका वाईफाई के जरिए ही मोबाइल हॉटस्पॉट भी होता है। मोबाइल हॉटस्पॉट क्या है? तो मोबाइल हॉटस्पॉट एक ऐसे कॉमन फीचर हैं स्मार्टफोन वगैरह में जिसके थ्रू हम लोग कई सारे डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपके फ़ोन में करीबन जो आपके फ़ोन में आपका स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन के ज़रिए आप कई सारे दूसरे स्मार्टफोन्स को अटैच कर सकते हैं। तो ये जो है किसके द्वारा होता है? हॉटस्पॉट, मोबाइल हॉटस्पॉट के द्वारा होता है और उस हॉटस्पॉट के ज़रिए हम लोग इंटरनेट का भी एक्सेस करते हैं। तो ये कई सारे इसके बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ पोर्टेबल वाईफाई हॉटस्पॉट इज़ अ मोबाइल हॉटस्पॉट ऑब्टेन्ड थ्रू अ सेल फोन कैरियर। तो यहाँ पे सेल फोन कैरियर जो है कई सारा आपका काम कर देता है हॉटस्पॉट के ज़रिए, जिसमें कि 3G, 4G और 5G टेक्नोलॉजी अब जो आ चुकी है। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज़ उसमें लगे होते हैं और ये काम करता रहता है जब तक आपका जो है ये अटैच्ड है। मतलब हम लोग जब तक वाईफाई से, हॉटस्पॉट से अटैच हैं तब तक ये सारे काम होते रहते हैं। तो दीज वर द सम बेसिक कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स थे जिसको कि डिस्कस करना ज़रूरी था। कुछ और बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि बड़े बहुत ही ज़्यादा जो है आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं हर जगह, जहाँ पर DBMS है, डिजिटल इंडिया पोर्टल है और कॉलेज पोर्टल है। इसके बारे में भी कई सारी चीज़ें हैं। DBMS क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
is in short refer to a technology of storing and retrieving users। अब सोचिए कि डेटाबेस में क्यों इतना डेटाबेस ज़रूरी क्यों है। आप लोग जो डेटा स्टोर करते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। हम लोग अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, आप लोग अपने मोबाइल में डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन अगर हमें नेटवर्क पे स्टोर करना पड़ेगा तो कैसे स्टोर करेंगे। तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोगों के सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उस सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं फ्रंट पार्ट, जिसके थ्रू हम काम करते हैं, और जहाँ पर डेटा स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं बैक एंड। फ्रंट एंड एंड बैक एंड दो चीज़ें होती है। किसी भी सॉफ्टवेयर में फ्रंट एंड होता है और बैक एंड, दोनों चीज़ें होती है। तो जब फ्रंट एंड होता है, वो फ्रंट एंड में क्या होता है कि जो आपको सामने दिखता है, एग्जाम्पल आप फॉर्म भरते हो, है ना, किसी भी एग्जामिनेशन फॉर्म को भरते हो, तो आप क्या करते हो, आप अपना नाम डालते हो, आप अपना क्वालिफिकेशंस डालते हो, आप अपना एड्रेस डालते हो, फिर उसके बाद उसको क्लिक करते हो, फ़ोटो डालते हो, सिग्नेचर डालते हो, पेमेंट ऑप्शन में जाते हो, तो उसके बाद पेमेंट करने के बाद फाइनली आपके पास आ जाता है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। लिखा तो जाता है बट ये गया कहाँ, वेयर इज इट नाउ। तो ये कहीं ना कहीं सर्वर पे गया, राइट। किसके सर्वर पे, जहाँ जिसका आप एग्जामिनेशन आप दे रहे हो। तो जो एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, जिस सर्वर पे आपका उस एग्जामिनेशन के सर्वर पे आपका फाइल अपलोड हो गया, लेकिन वो फाइल किस तरीके से अपलोड होगा ये सर्वर वाले मैनेज करते हैं। अब ये सर्वर वाले कैसे मैनेज करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस एक रोज़ और कॉलम का टेबल होता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि उस डेटाबेस को प्रोग्रामिंग के जरिए उस डेटाबेस को एफिशिएंट बना देते हैं, ताकि हमारा जितना भी जो स्टोरेज है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सारा वो खुद अपने सर्वर पे स्टोर कर पाए। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस का प्रयोग करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज इन शॉर्ट रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग यूजर्स। अगर मान लिया कि कुछ चीज़ें स्टोर करेंगे तो वहाँ से उस चीज़ को प्राप्त भी कर सकते हैं, उसको रीड भी कर सकते हैं, उसको रिट्रीवल बोलते हैं, है ना। Data with utmost efficiency along with appropriate security measures. DBMS includes such as its architecture, data modeling, data schemas and data interdependence। तो ये सब जो डेटा मॉडल्स, डेटा स्कीमास, डेटा इंटरडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ये ER मॉडल, ये सब कुछ टर्म्स हैं जो कि DBMS के द्वारा दिए गए हैं, जिसको कि बाद में बहुत डिटेल में कंप्यूटर साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको डिटेल्स में पढ़ने हैं इसको। तो उतना तह में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये लिखना है कि DBMS जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है, और ये किस लिए यूज़ होता है, डेटा को सर्वर पे स्टोर करने के लिए यूज़ होता है ना, ताकि हम लोग डेटा को स्टोर कर पाएँ और डेटा रिट्रीव कर पाएँ। तो इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया पोर्टल। तो डिजिटल इंडिया पोर्टल देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिजिटल इंडिया पोर्टल कई बार पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा पोर्टल बनाया गया जिस पर कि कई सारे काम हम लोग कर सकते हैं। जनरली ये सब रिलेटेड टू ई गवर्नेंस काम, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, वो सब गवर्नमेंट के कुछ ऐसे काम जो है वो इस पे कई सारी चीज़ों को हो पाता है। एग्ज़ाम्पल, हमारा शॉप है, छोटा सा गांव में कहीं पर शॉप है, वो शॉप को हमें रजिस्टर कराना है गवर्नमेंट के द्वारा। कैसे करेंगे, तुरंत साइट खोलेंगे, डिजिटल इंडिया पोर्टल के थ्रू जाएंगे, गवर्नमेंट की साइट खोलेंगे और उस पर हम अपना दुकान का फ़ोटो वोटो डाल देंगे और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस में डाल देंगे। जिससे क्या होगा कि वहाँ के लोग, गवर्नमेंट के लोग हमारे दुकान के पास आएंगे, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो क्या करेंगे ये लोग जो है हमारे दुकान को लाइसेंस देंगे। तो जो हमारा दुकान है वो क्या हो जाएगा, वो लाइसेंस युक्त दुकान हो जाएगा, जिसके कारण जो है काफ़ी सहूलियत होगी हमें कहीं भी कोई भी चीज़
मतलब लीगली बेचने के लिए। तो अगर मान लिया कि हम शॉप खोलते हैं और हमारे पास जो शॉप है वो लीगल नहीं है, मतलब लाइसेंस्ड अगर नहीं है, तो हम लोग ऑथराइज्ड नहीं हैं शॉप खोलने के लिए। अगर शॉप खोलना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, और परमिशन लेने के लिए हमें लाइसेंस लेना होगा, और लाइसेंस लेने के लिए गवर्नमेंट ने ये सुविधा हमें दी है कि डिजिटल इंडिया पोर्टल पर हम जाएं। और ये मोदी जी का एक बड़ा ही सपना था कि जो जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी शॉप ओनर्स हैं, ये सब लोग अपना काम डिजिटली ये डिजिटली जो है रजिस्टर हो करके और काम करें। तो ये बड़ा ही उनका बहुत बढ़िया कदम था, जिसके थ्रू छोटे छोटे व्यापारी भी एक बड़े पैमाने पर आ पाए, और उनको उनके थ्रू जो है डिजिटल इंडिया पोर्टल के थ्रू आप अपने शॉप को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। बड़ा इन द सेंस कि आप अपनी जानकारी उस डिजिटल इंडिया पोर्टल पर दे सकते हैं, शॉप के बारे में दे सकते हैं, जिसको कि बाकी के लोग भी उसको पढ़ेंगे। आप अगर किसी गांव में खोलें तो आसपास गांव वाले को भी पता चले कि अच्छा यहाँ पे भी एक दुकान है, ऐसी दुकान है जहाँ से कुछ सामान मिल लिया जा सकता है। तो आपका जो है उसके थ्रू जो है आपका जो सेल है, जो आपका विक्रय है, वो और बढ़ेगा, है ना। डिजिटल इंडिया पोर्टल इज अलाइड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंपनी दैट ऑफर्स ई गवर्नेंस सर्विसेज। तो ई गवर्नेंस सर्विसेज के लिए ये बड़ा अच्छा चीज़ है। हाई सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी यहाँ पे होता है, आप इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट भी कर सकते हो यहाँ पे। डिजिटल इंडिया पोर्टल ब्रिंग्स इन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर रिटेलर टू मेक यूज़ ऑफ वेरियस वेब बेस्ड सर्विसेज। रिटेलर के लिए बहुत सारा वेब बेस्ड सर्विसेज यहाँ पर की जा सकती है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग उसको किस तरीके से जो है देखते हैं। तो ये आई थिंक कि जो डिजिटल इंडिया पोर्टल है उसके थ्रू बहुत ऐसे लोग हैं जो कि फ्रंट में आ पाए हैं और सामने से अपनी दुकान को एक बढ़िया रिनाउंड बना सके हैं, मतलब उसको एक बढ़िया पायदान पर लेकर के गए हैं। तो आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। डिजिटल इंडिया पोर्टल्स जो है अब कई सारे अगल बगल के जितने भी लोग हैं उसको वो भी जान सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे एक लाइसेंस्ड, अगर कोई लोगों को भी पता चलेगा कि गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस्ड कोई चीज़ें अगर मिल रही है, तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर लाइसेंस्ड चीज़ें अगर मिलती है तो वो काफ़ी अच्छा होता है और लोग उस दुकान को काफ़ी अच्छा समझते भी हैं। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि डिजिटल इंडिया पोर्टल के ज़रिए हम लोग जुड़ें। आगे अगर देखिएगा तो कुछ उसके डिजिटल इंडिया पोर्टल के कुछ मिशन हैं। सबसे पहला है कनेक्टिंग द मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप्स। वैसे ग्रुप को जोड़ना जो कि लो इनकम या फिर मिडिल क्लास लोग हैं, या फिर वैसे लोग जो वर्ल्ड क्लास हैं लेकिन फिर भी जो है उनको और एक बड़े पैमाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है वैसे सर्विसेज को एक साथ किया जाता है। ब्रिंग कन्वीनियंस टू द कंज्यूमर्स डोर स्टेप। इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर्स हैं उनको भी ये पता चलेगा कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही है, और उसके ज़रिए जो है वो अपने दुकान का जितना भी आइटम है वो लोग जो है एज ए कस्टमर ऑर्डर कर सकते हैं, और फिर जो आपका दुकान वाला है, मतलब जो शॉप ओनर है, शॉपकीपर है, वो क्या कर सकता है, वो आपके दिए गए ऑर्डर्स को वो आपके घरों तक पहुंचा भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज देख पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें हो रही है। ये कब देखा गया था सपना? 2017 में। आज 2023 में 6 साल बाद ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना कई बार बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना, है ना। इसीलिए कहा गया है सब कुछ डिजिटल। तो ये डिजिटल का सबसे बड़ा फ़ायदा है ना। यहाँ पर डिजिटल होने से क्या होता है कि जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो जो है कंज्यूमर के साथ काफ़ी जुड़ जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं, और फास्ट मूविंग कंज्यूमर सर्विसेज में भी जो है कंपनी के द्वारा ये काफ़ी काम हो पाता है।
We wish to create an innovative products and solutions catering to vast audience and contributing positively to growth of the nation. तो आगे अपने नेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग ऐसे कदम को मोदी जी ने ऐसे कदम को उठाए हैं ताकि जो है हम लोग एक बड़े पायदान पर आकर के अपना काम कर सकें। उसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा तो कॉलेज पोर्टल भी है। कॉलेज पोर्टल क्या है? कॉलेज पोर्टल जो कॉलेज है आपका उसका वेबसाइट, इट इज़ मैंडेटरी टुडे। आज के डेट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कॉलेज का जो वेबसाइट है वो ज़रूर होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। कैसे? क्योंकि जो दूर दराज में लोग रह रहे हैं तो वे लोग जो है आपको देख नहीं पाएंगे। पहला चीज़, जो दूर दराज में है वे लोग जो है जान नहीं पाएंगे, वो आपको बार बार आपके कॉलेज को देखने तो नहीं आ रहे, तो कैसे हम लोग देख पाएंगे? हम लोग जो है वेबसाइट के जरिए ही देख पाते हैं कि आपका कॉलेज कैसा है, कॉलेज में लैब्स कैसे हैं, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज की रैंकिंग कैसी है, कॉलेज क्या AICTE से अप्रूव्ड है या नहीं है, UGC से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो कई सारी चीज़ें जो है ये कॉलेज पोर्टल के जरिए की जाती है ये, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। आज के डेट में आप बिहार में बैठ कर के, घर में बैठ कर के ये जान सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे हो सकता है। तो दिस इज़ अ बिग डील इन टुडेज सिनेरियो। आज के डेट में काफ़ी बढ़िया चीज़ है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इसके जरिए खुलते चले जाते हैं एक स्टूडेंट, एक यूथ या एक यंगस्टर्स के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉलेज पोर्टल। कॉलेज पोर्टल के जरिए जो है हम लोग ये देख पाते हैं कि उस कॉलेज के सारे डिटेल्स कैसे हैं, उसके फैकल्टी कैसे हैं, देखिए कैसा प्रोग्राम चल रहा है, कौन कौन प्रोग्राम चल रहा है, मतलब कौन कौन से ब्रांचेस हैं उसमें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें कॉलेज पोर्टल की वजह से हम लोग जान पाते हैं। यहाँ देखिए बेसिक डिटेल्स, प्रोग्राम डिटेल्स, फैकल्टी डिटेल्स, है ना, स्टूडेंट असिस्टेंट डिटेल्स, रिसर्च डेवलपमेंट डिटेल्स। तो ये सब सारे चीज़ कहाँ हम लोग दिखेंगे? हम लोग कॉलेज पोर्टल पे ही दिखेगा, है ना। तो दीज आर द बेसिक आइडियाज़। तो आज की डेट में अब थोड़ा सा और चीज़ें बढ़ गई हैं। NAAC एक्रेडिशंस होना चाहिए। मतलब NAAC एक संस्था है जिस कॉलेज को AICTE और NAAC ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर, ऐसे संस्था हैं, इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि जिस कॉलेज का वेबसाइट नहीं होगा उसको हम मान्यता नहीं देंगे। मतलब ये ज़रूरी है कि आपका कॉलेज का वेबसाइट होना ही चाहिए। तो वैसे कॉलेजेस को ही मान्यता दी जाती है। तो ये अप्रूव करता है AICTE उसी कॉलेज को जिसका कि अपना वेबसाइट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एकदम मैंडेटरी हो गई है कि जिस कॉलेज को, उसी कॉलेज को मान्यता मिलेगी जिस कॉलेज के पास कॉलेज पोर्टल, मतलब उसकी एक वेबसाइट होगी। तो दीज वेर द थिंग्स, इसमें यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, है ना। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी इन डिटेल। तो टोपोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा था नेटवर्क, आपको याद होगा कि हम लोगों ने नेटवर्क पढ़ा था। नेटवर्क में टर्म आया था टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी एक तरीका है कई सारे कंप्यूटर्स को, कई सारे स्मार्ट डिवाइसेस को जोड़ने का। हाँ, तो ये टोपोलॉजी जो है कई ऐसा अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम लोग कई सारे डिफरेंट डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और कनेक्शन बना करके जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा का को कम्युनिकेट करवा सकते हैं, डेटा को का एक्सचेंज करवा सकते हैं, डेटा एक्सचेंज हो सकता है ना। तो ये टोपोलॉजी के जरिए होता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, टोपोलॉजी जो है फिजिकल होता है और लॉजिकल भी होता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जाएंगे कि फिजिकल टोपोलॉजीज़ क्या है। फिजिकल टोपोलॉजीज़ वैसे टोपोलॉजी को कहते हैं जो फिजिकली देखते हैं कि भैया कैसे कैसे केबल लगाना है, और यही हमें पढ़ना भी है। लॉजिकल टोपोलॉजी उसे कहते हैं जिसमें कि नेटवर्क के जो मैसेजेस हैं वो किस तरीके से जाते हैं। तो इस पर उतना ध्यान नहीं देना है हमें किस पे ध्यान देना है, फिजिकल टोपोलॉजी पे ध्यान देना है। और जो फिजिकल टोपोलॉजी में जो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी है वो 4 तरीके के मेनली हैं, इसके अलावे भी 2 हैं।
जिसको कि मैंने डिस्कस किया है क्लास में भी, और लेकिन ये 4 तो मेन है, इसको तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। बस, स्टार, रिंग और मैश। बस टोपोलॉजी, जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट फिजिकल टोपोलॉजी। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल केबल। एक ही सिंगल केबल होता है जिसमें कई सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते हैं, है ना। तो ये आपका बस टोपोलॉजी में होता है। दिस टोपोलॉजी यूजेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ केबलिंग। इसमें सबसे कम केबल्स की ज़रूरत पड़ती है, कम वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, है ना। ईच कंप्यूटर शेयर्स द सेम डेटा एंड एड्रेस पाथ। यहाँ पे जो कंप्यूटर्स हैं वो सारे कंप्यूटर्स अपने सभी डेटा को जो है वो एक साथ जो है वो डेटा को हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो कई सारे फ़ायदे हैं इसके, है ना। यहाँ पे जो मैसेजेस जाते हैं वो एक सिंगल केबल के जरिए जाते हैं। वो सिंगल केबल को हम लोग ट्रंक के नाम से जानते हैं, है ना। वो सिंगल केबल देखिए यहाँ पे ट्रंक के नाम से हम लोग जानते हैं। एंड ईच वर्क स्टेशन चेक्स टू सी इफ़ द मैसेजेस इज एड्रेस टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो सबसे ज़्यादा जो है लिए जाते हैं, और वहाँ पर जो मैसेजेस हैं ये मैसेजेस जो है वो एड्रेस के जरिए, और एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस। मैं बता चुका हूँ कि आईपी एड्रेस के जरिए जो है ये मैसेजेस सेंड किए जा सकते हैं, और वो मैसेजेस कोई भी हो सकते हैं। आइदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, किसी भी रूप में ये हो सकता है। तो ये सब चीज़ हम लोग बस टोपोलॉजी के कारण जो है हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब बस टोपोलॉजी कैसा होता है ये देखिए, आपका ऐसा होता है। एक सिंगल वायर है और उसी से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। तो ये आप बना देंगे, है ना। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा और आप देखेंगे कि अच्छा बस टोपोलॉजी पूछा गया है, तो तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए कि हमें बस टोपोलॉजी इस तरीके का बना देना है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम अच्छे से कंप्यूटर बनाना है, कोई ज़रूरत नहीं। आप केवल नोड्स बना दीजिए, कंप्यूटर बना दीजिए, एक डायग्राम आपको बना देना है इस तरीके का चौकोर, और उसके बाद फिर जो है ऐसा रेक्टेंगल टाइप का डायग्राम, उसमें ABCD लिख दीजिए और उसको एक सिंगल वायर से कनेक्ट कर दीजिए, है ना। लेकिन यहाँ पे लिखना ज़रूरी है कि ये A है, B है, C है, D है, फिर ये वाला मोटा वाला वायर जो है इसको ट्रंक कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो हैं ही। तो एडवांटेज के बारे में तो हमने डिस्कस किया ही है कि किस तरीके से डेटा को शेयर किया जा सकता है। तो एडवांटेज है कम वायर लगता है, एडवांटेज है ना। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज क्या हुआ, कम वायर तो लगता है लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, हम लोग ट्रैवल इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर जो कंप्यूटर रखे हुए हैं उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरा कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऐड अ वर्क स्टेशन। एक वर्क स्टेशन को अगर लगाना है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है इसमें। इफ़ एनीवन वांट्स टू ब्रेक द केबल, मीन्स एनीवन ऑफ द केबल्स ब्रेक्स, अगर कोई भी केबल, किसी का भी वायर कहीं से भी टूट जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा बस टोपोलॉजी में। तो ये हम लोग कर चुके हैं, है ना। दूसरा है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, ये एक फिजिकल स्टार ब्रांचेस होते हैं जिसमें कि एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिसको कि हम लोग हब कंप्यूटर के जरिए जो है जोड़ देते हैं, और इसमें जो है कोई एक वर्क स्टेशन के जरिए इसको जोड़ा जाता है, और उसके बाद फिर कई सारे नेटवर्क्स जो है जुड़ने के बाद इसमें हम लोग जो है सेंट्रल डिवाइस के से जोड़ने के बाद जो है डेटा ट्रांसमिट करते हैं। और ये याद रखिएगा कि जो स्टार टोपोलॉजी होता है, ये स्टार टोपोलॉजी ही एक ऐसा टोपोलॉजी है विच इज़ मैक्सिमम यूटिलाइज्ड। यही टोपोलॉजी हर जगह यूज होता है और हर जगह मैक्सिमम हम जो यूटिलाइजेशन है वो इसी स्टार टोपोलॉजी की यूटिलाइजेशन सबसे मैक्सिमम है। तो ये याद रखना है आपको कि जो स्टार टोपोलॉजी होता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और स्टार टोपोलॉजी जो है हम लोग सब जगह यूज़ करते हैं, है ना। ऑल्सो इन एनी वर्क स्टेशन गोज डाउन इट डज नॉट अफेक्ट। अगर मान लिया कि कोई वर्क स्टेशन मतलब कोई कंप्यूटर अगर ख़राब हो गया
तो पूरे नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कोई वायर खराब हो गया तो पूरे नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अनटिल एंड अनलेस कि आपका जो मेन सर्वर, मेन कंप्यूटर जो बीच का है वो ख़राब हो जाए। जैसे इसका देखिएगा एग्जांपल ये है, इसमें जो है आपका कई सारे प्रिंटर भी कनेक्टेड है, कंप्यूटर भी कनेक्टेड है, उधर भी कंप्यूटर, तो ये बीच में जो है यही आपका हब है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ए सी को अगर डेटा ट्रांसफरमिट करता है तो आराम से सबसे पहले हब को दे देता है, और ये हब डिसाइड करता है कि भाई उसका किस आईपी एड्रेस पे उसको भेजना है। मतलब ऑलरेडी इसमें आईपी एड्रेस मौजूद होते हैं, तो यहाँ से तुरंत वो चूज़ कर लेता है कि इस आईपी एड्रेस को भेजना है ना। तो यहाँ पर ये आपका जो सेंट्रल वाला है यही आपका मेन हब है, सर्वर है। तो ये स्टार टोपोलॉजी है, तो इसको ध्यान में रखना है ना। स्टार टोपोलॉजी आर मोर एक्सपेंसिव, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है टू इंस्टॉल दैन बस नेटवर्क। बस से ये ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि बीच में ऐसे भी सर्वर लगे होते हैं, राइट, तो इसलिए भी महंगा होता है। रिंग टोपोलॉजी क्या है? रिंग टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी से बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल जो है बस टोपोलॉजी की तरह है ना। इसमें रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो बस टोपोलॉजी है उसमें अलग अलग जितने कंप्यूटर हैं सबको एक साथ रिंग में जोड़ देते हैं, है ना। ईच एंटिटी पार्टिसिपेटिंग इन द रिंग रीड्स द मैसेज देन रीजनरेट्स द हैंड, है ना। तो हर बार जो है मैसेज को रीड करके और रीजनरेट करता है एंड हैंड्स द नेबर्स एंड ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क केबल। तो ये डिफरेंट नेटवर्क केबल पर हमेशा जो है वो डेटा को, मैसेज को भेज सकता है। ये कैसा दिखता है तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रिंग टोपोलॉजी है, ये आपको देखिएगा रिंग की तरह ये कनेक्ट हो रहा है। ए बी सी डी कंप्यूटर हैं और चारों जो है आपस में कनेक्शंस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल वायर के जरिए ही कनेक्शंस होते हैं। इसमें भी है कि वायर कहीं से टूट गया, फूट गया तो क्या होगा, पूरा का पूरा रिंग टोपोलॉजी समाप्त हो जाएगा, उसका पूरा का पूरा नेटवर्क शैटर कर जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ भी है ना। अनलाइक स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क, रिंग टोपोलॉजी टोपोलॉजी नेटवर्क विल गो डाउन इफ़ वन एंटिटी इज़ रिमूव्ड। अगर किसी कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाता है पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। फिजिकल रिंग टोपोलॉजी सिस्टम डोंट एग्जिस्ट। फिजिकली जो है रिंग टोपोलॉजी को बनाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हार्डवेयर, बहुत सारा हार्डवेयर इन्वॉल्व है, तो और इसलिए जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। इसलिए रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही कम जगहों पे होता है ना। इसके बाद मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी क्या है? मैश टोपोलॉजी इज़ द सिंपलेस्ट लॉजिकल टोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ डेटा फ्लो। यहाँ पे डेटा फ्लो को करते हैं हम लोग। डेटा फ्लो जो है सिंपलेस्ट लॉजिकल टोपोलॉजी है जिसमें कि डेटा का फ्लो तो होता है बट जो कॉम्प्लेक्स डेटा है वो उसको जो डेटा फ्लो है उसको कॉम्प्लेक्स एक फिजिकल डिजाइन के जरिए हम लोग भेजते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना कि जितने भी कंप्यूटर हैं सब का सब कंप्यूटर बाकी के दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं अलग पर्सनल वायर से। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए हर एक कंप्यूटर एक वायर से जुड़ा हुआ है। अगर इस कंप्यूटर की बात करें तो इसके लिए एक अलग वायर है, इसके कनेक्शन के लिए अलग वायर है, इसके कनेक्शन के लिए अलग वायर है। तो सारे वायर्स सारे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए अलग अलग वायर्स है। देखिए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 5 कंप्यूटर हैं तो अपने आप को छोड़ के बाकी 4 कंप्यूटर के साथ जुड़ेगा तो 4 वायर लगेगा। अगर यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 कनेक्शंस, यहाँ पे भी देखिए 1 2 3, अपने आप को तो नहीं जोड़ेगा ना, तो बाकी के 4 कंप्यूटर हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इसीलिए इसको कहा जाता है n-1 कनेक्शंस। कितने हैं नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स? तो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को n मानते हैं। नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स यहाँ कितने हैं? 5 हैं। तो एक कंप्यूटर से कितना कनेक्शन निकलेगा? तो n-1 कनेक्शन, मतलब 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। तो 1 4 कनेक्शन। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि भाई पूरा 5 कंप्यूटर है उसमें से सारे वायर कितने हो सकते हैं? तो सबका 4 वायर है, इसका 4, इसका 4, इसका 4, इसका 4 और इसका भी 4,
मतलब कितने हो गए 4 × 5 कितने 20 कनेक्शंस। लेकिन ये 5 कंप्यूटर है तब तो हम लोगों ने गिन लिया। अब यहाँ पे 499 रहेंगे तब हम लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है n × n - 1। n × n - 1 यहाँ पे n कितना है 5 है, n × n - 1 मतलब 4 कनेक्शन है, मतलब 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। तो इस तरीके से जो है हम लोग निकाल पाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वायर्स इसमें कितने होंगे। तो ये मेश टोपोलॉजी है जिसमें कि अलग अलग कनेक्शंस बनाए जाते हैं। हर एक डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से अलग कनेक्शन से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है, इट मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट रूट बट इट कैन टेक एन ऑल्टरनेट इनडायरेक्ट रूट। यहाँ पर ऑल्टरनेट इनडायरेक्ट रूट भी, अगर मान लिया कि कोई प्रॉब्लम आ गया इस वायर में, ये वायर कट गया तो क्या होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ये दूसरे के जरिए भेज सकता है अपने डेटा को, है ना। ये वायर अगर कट गया है तो यहाँ से यहाँ डेटा जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ चला जाएगा। तो ये फ़ायदे हैं, है ना। तो मेश टोपोलॉजी के ये फ़ायदे हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब सोचिए कि 500 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं तो एक कंप्यूटर से कितने वायर निकलेंगे 499। दैट इज़ मोर देन एनफ। तो सोचिए कितना कॉस्टली हो जाएगा। एक कंप्यूटर से कंप्यूटर एक 499 वायर उसमें से निकल रहे हैं, तो दैट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट। इसलिए जो है ये मेश टोपोलॉजी भी ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा स्टार टोपोलॉजी यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस नेटवर्क टोपोलॉजी के दिए हुए हैं। तो बस टोपोलॉजी के में चीप है, इजी टू इंस्टॉल है। डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट टू रिकॉन्फ़िगर, एक बार ख़राब हो गया तो फिर बड़ा दिक्कत होता है। ब्रेक इन बस डिसेबल्स एंटायर नेटवर्क, अगर थोड़ा सा भी कट छट गया वायर तो ख़त्म। स्टार टोपोलॉजी चीप है, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू रिकॉन्फ़िगर है, बहुत आराम से रिकॉन्फ़िगर हो जाता है। रिकॉन्फ़िगर कहने का मतलब ये कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आया तुरंत ठीक हो सकता है। मोर एक्सपेंसिव दैन बस, यहाँ पे ये क्या है डिसएडवांटेज कि ये एक्सपेंसिव थोड़ा सा तो है, बस से थोड़ा सा महंगा होता है। रिंग टोपोलॉजी क्या है, एफिशिएंट है, इजी टू इंस्टॉल है, लेकिन यहाँ पे फिर अगेन रिकॉन्फ़िगरेशन इज़ डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो ये इस तरीके से आप लिखेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो अपने आप जो है ना, जो एग्जामिनर है वो रुक नहीं पाएगा आपको नंबर देने से। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ लिख दिया ना, एक ही बार में एडवांटेज और डिसएडवांटेज में सब चीज़ बता दिया। आपसे न भी पूछा जाए कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है तो आपको लिख देना है। ये छोटा सा चार्ट है, इसको बना देना है, बहुत ही छोटा है, एक लाइन का है ना। इसको अगर आपने बना दिया फिर आराम से नंबर मिल जाएंगे। मेश टोपोलॉजी क्या होता है, सिंपलेस्ट है मोस्ट, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं आती है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तब भी कंप्यूटर चलेगा, लेकिन यहाँ पर रिकॉन्फ़िगरेशन बहुत डिफ़िकल्ट है और एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। क्यों है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव? क्योंकि इतने वायर्स इसमें लग जाते हैं जिसका कि कोई मतलब नहीं है आज के डेट में। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, है ना। नेक्स्ट जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 1 के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस सारे चीज़ ख़त्म हो चुके हैं और जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये यूनिट 1 आपका मैंने ख़त्म कर दिया है। यूनिट 2 का भी कई सारी चीज़ें हम लोग अब करेंगे। तो यूनिट 2 का जो है ये भी काम हम लोग अभी करेंगे, लेकिन यूनिट 1 पर ध्यान देना है ज़्यादा। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, माय नंबर इज़ विथ ऑल ऑफ यू, आप लोग सभी के पास मेरा फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। यू कैन ऑलवेज कॉल मी अप, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू IT, प्लीज़ आस्क, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप कभी भी कॉल कर सकते हो, 10 बजे रात, 12 बजे रात, 2 बजे रात, कभी भी आप कॉल कर लो, आई विल बी अवेलेबल। लेकिन यस, आप लोग जब कॉल करते हैं तो सेंसिबल बातें, सेंसिबल क्वेश्चंस समझने के लिए, अगर आप पढ़ रहे हैं कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब ये जो है क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स।
ये आपका OS इंस्टॉलेशन जो यूनिट 2 है उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। तो सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं। मैंने बताया था कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको मेनली 3 भाग में डिवाइड किया गया है। क्या, कौन कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये मैंने बताया था। उसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा अलग रूप से यहाँ पे बनाया है ना। उसका डायग्राम भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो काफ़ी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट समझ में आएगा। यूनिट 2 में जो पढ़ना है वो OS इंस्टॉलेशन है मेनली, लेकिन यहाँ पे जो OS इंस्टॉलेशन ये लिखता है, लेकिन पूरा सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। यहाँ पे आपसे पूरी जानकारी सॉफ्टवेयर के ले ली जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन कई सारे आते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा नहीं है लेकिन पूछेगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि वो चीज़ अंडरस्टूड है कि अगर OS का इंस्टॉलेशन आप समझ रहे हैं तो OS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही एक सॉफ्टवेयर। तो आपको तो ये पता ही होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो दिस इज़ द आइडिया, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, इन अ कंप्यूटर सिस्टम द सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर के जरिए ही कोई कमांड हम लोग देते हैं और उसी के जरिए बताते हैं कि भाई कंप्यूटर को करना क्या है। अब कंप्यूटर को क्या करना है ये सॉफ्टवेयर बताएगा। अब कैसे बताएगा? तो यूजर के द्वारा जैसा इंस्ट्रक्शंस जाएगा उसके जरिए जो है वो बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो है कमांड्स हम लोग देते हैं, है ना। तो कंप्यूटर को क्या करना है वो हम कमांड देते हैं। कमांड कहाँ देंगे? सॉफ्टवेयर को देंगे, है ना। तो यहाँ पर एग्जांपल में देखिए MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है। तो कई सारे आपका जो है सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है वो मेनली दो टाइप के होते हैं, है ना। मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, लेकिन मैंने आपको बताया है अभी ये 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टाइप लिखा ज़रूर है लेकिन होते 3 टाइप हैं। तो एक होता है सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन। ये चूँकि मेन पार्ट है, मेन 2 ही टाइप के होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसी के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन उसको हम लोग पृथक इसलिए किए हुए हैं, अलग से उसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसका एक अलग महत्व है ना। तो टाइप तो 2 ही हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे अब अगर लिखेंगे तो तीसरा टाइप भी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन एडिशन देयर इज आल्सो वन मोर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पर देखिएगा कि मैंने पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक फोटोग्राफ बनाया हुआ है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके 2 पार्ट हैं। लेकिन यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, इसीलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही इसको रखा गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं और उसी के जैसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, वैसा सॉफ्टवेयर जो हम लोग खुद बनाते हैं, विच वी कैन राइट आवरसेल्फ। जनरल पर्पस एप्लीकेशन पैकेजेस, कुछ जनरल पर्पस के लिए कुछ एप्लीकेशंस आते हैं। कुछ कस्टमर के लिए जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो सब एप्लीकेशन, जैसे एग्जांपल हम लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हम लोग कुछ अपना अगर प्रोग्रामिंग C++ का प्रोग्रामिंग करते हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। लेकिन यहाँ पे जब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, डॉस हो गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारा जितना भी काम है, मतलब हम लोग सिस्टम के द्वारा इंटरैक्ट करते हैं, मतलब हम लोग मतलब यूज़र। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग यूज़र टू अ यूज़र विद द सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? हार्डवेयर है ना।
तो हार्डवेयर के जरिए हम लोग यूज़र लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे बातें करेंगे? तो हम लोगों को बात करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ेगी, जो कि होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हम लोग काम कर पाते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ही स्मूथली चलता है, हमारे जितने भी जो काम है वो स्मूथली इसी के वजह से चल पाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली ऑपरेट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स बेसिक फंक्शनैलिटी टू द यूजर्स। तो ये काफ़ी अच्छे से जो है हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये सारे के सारे नोट्स आपको चले जाएंगे, ये सारा का सारा नोट्स मैं आपको भेज भी देता हूँ। इट्स ऑल देयर विथ यू। आप लोग कह नहीं सकते कि सर हमारे पास नहीं था, बिल्कुल नहीं कह सकते। ऑल द मटेरियल्स आर देयर विथ यू, ऑल द क्वेश्चन आंसर्स आर विथ यू, ऑल द सिलेबस के जितने भी यूनिट्स हैं, हर यूनिट के अलग अलग आपके पास नोट्स भी हैं, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपके पास आंसर्स भी हैं। कमी कहाँ है? आपके पढ़ाई में। ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। अगर आपके पढ़ाई में कमी है तो कोई भी कोचिंग, कोई भी मास्टर, कोई भी टीचर, आपका आईआईटी से भी प्रोफेसर आ जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अगर कोई बदलाव ला सकता है तो वो है आप अपने ऊपर में बदलाव लाइए, पढ़िए। और ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ हमेशा पढ़ते रहिए, नहीं। डू योर एन्जॉयमेंट्स, विद दैट एन्जॉयमेंट्स सब काम करते हुए थोड़ा पढ़ाई कर लेना है, ताकि जो है आपके एग्ज़ाम्स में अंक अच्छे आ जाएं, नंबर अच्छे आ जाएं, है ना। तो यहाँ पे सब कुछ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स भी हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्लोजर टू कंप्यूटर। क्यों होता है? क्योंकि हार्डवेयर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से। हम लोग एज ए यूजर देते हैं इंस्ट्रक्शंस, लेकिन वो पहुँचता हार्डवेयर को कैसे है? ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए पहुँचता है। तो इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ क्लोजर टू द कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिटन इन अ लो लेवल लैंग्वेज इन जनरल। तो यहाँ पे जनरली जो है लो लेवल लैंग्वेज में सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखा जाता है। डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना इतना आसान तो है नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ फास्ट। ये क्या होता है? फास्ट होता है और काफ़ी जल्दी काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लेस इंटरैक्टिव फॉर द यूजर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इंटरैक्टिव यूजर के लिए कम है, लेकिन यस ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए या हार्डवेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव है। तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हम लोग जो आगे चलेंगे वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है। पर्टिकुलर काम अगर कहते हैं तो उसका मतलब बहुत होता है। काम का मतलब एक पर्टिकुलर काम की बात जब हम करते हैं तो वो पर्टिकुलर काम जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। पर्टिकुलर काम कितना होता है, हैं? पर्टिकुलर काम कैसा होता है? तो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर काम जो मैं कह रहा हूँ क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग टाइप के काम। अब मुझे गेम खेलना है तो मैं कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँगा और उसको खेलूँगा, तो दैट विल बी अ गेमिंग सॉफ्टवेयर। एक पर्टिकुलर काम है उसका क्या काम है? गेम खेलना ही काम है उसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर पाएंगे क्या? नहीं, उसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन, उसके लिए अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा? MS वर्ड। अगर हमें MS वर्ड खोल लें और उसमें कहेंगे नहीं हमको इसमें मैथमेटिक्स का काम करना है, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है। कौन? क्या है? MS एक्सेल, है ना। उसी के जरिए जो अगर हम प्रेजेंटेशन करना है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए PPT का प्रयोग करते हैं हम लोग, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बोलते हैं। तो वो सब सारी चीज़ों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनाया हुआ है। और हम लोग भी एक पर्टिकुलर इंसान का बहुत सारा ज़रूरत है, उस हर ज़रूरत को समझते हुए ही हम लोग उसका काम करते हैं और अपने अनुसार उसको बिल्ड करते हैं। तो देयर आर वेरियस थिंग्स। फीचर्स क्या क्या हैं? अब जैसे आप देखिए, इट इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ये सब क्या है? ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है। फीचर्स क्या क्या हैं? लेट अस डिस्कस सम ऑफ द फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इट परफॉर्म्स मोर स्पेशलाइज्ड टास्क।
ये एक स्पेशलाइज्ड टास्क है, उसको करने में हमारी मदद करता है। स्पेशलाइज्ड टास्क का मतलब क्या होता है? स्पेशल काम। भैया हमको डॉक्यूमेंटेशन करना है, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे। अगर हमें और क्या खोलना है, हमें अगर मान लिया कि काम करना है डॉक्यूमेंटेशन का नहीं काम करना है, अभी हमें गेम खेलना है, तो भैया कोई गेम वाला सॉफ्टवेयर खोल लेंगे, है ना। हमें व्हाट्सएप करना है तो हम क्या करेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट में जो व्हाट्सएप का है एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड करेंगे। व्हाट्सएप में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये सब के लिए अलग अलग, सब काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बिल्डअप होते हैं, है ना। तो ये कुछ फीचर्स है दिया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मोर इंटरैक्टिव फॉर द यूजर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मोर इंटरैक्टिव है, किसके लिए? यूजर के लिए। लेकिन हार्डवेयर के लिए या सिस्टम के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़्यादा इंटरैक्टिव है ना। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ईजी टू डिज़ाइन। ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है डिज़ाइन करना। अगर प्रोग्रामिंग वगैरह सीख लिया है हम लोगों ने, तो हम लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि पर्पसली बहुत सारे काम के लिए होता है। यूटिलिटी नाम ही है, मतलब हमेशा यूटिलाइज होने वाला चीज़, है ना। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं जो कि जनरली यूटिलाइज होता रहता है। जैसे एग्जांपल, आपका कंप्यूटर है, आप उसमें पेन ड्राइव लगाना चाहते हो, तो पेन ड्राइव लगाते हो तो यूएसबी में पेन ड्राइव लगाते हो, राइट। पेन ड्राइव लगाते हो, तुरंत पेन ड्राइव को रीड कर लेता है और वहाँ लिख देता है। क्या लिख देता है? नाउ योर डिवाइस इज रेडी फॉर यूज़, ये लिख देता है। पेन ड्राइव को हटा करके अगर वहाँ पर हम माउस लगाएंगे, काम नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। वहाँ पर अगर हम उसको हटा दें और क्या लगा दें, कीबोर्ड लगा दें, काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। तो कहने की मौका मतलब ये है कि यूएसबी ड्राइव तो एक ही है, लेकिन उसमें हम कभी पेन ड्राइव लगा रहे हैं, कभी कीबोर्ड लगा रहे हैं, कभी माउस लगा रहे हैं, कभी प्रिंटर लगा रहे हैं, और हर चीज़ को हमारा कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर पा रहा है उसी यूएसबी के जरिए। यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसमें कि हम लोग पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं कंप्यूटर में, तो उसके जरिए जब काम कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के पास ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर का सॉफ्टवेयर उसके पास होगा, तभी तो हम लोगों को लगाने का ज़रूरत भी नहीं है। स्कैनर लगा देते हैं, स्कैनर का सॉफ्टवेयर नहीं डालते हैं। अगर हम कीबोर्ड माउस लगाते हैं तो कीबोर्ड और माउस का अलग से सॉफ्टवेयर नहीं डालते हैं, मतलब देयर इज सम इनबिल्ट सॉफ्टवेयर विच कम्स विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बनकर ही आते हैं, उसको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप तुरंत माउस लगाइएगा, वो बता देगा योर डिवाइस हैज़ बीन इज़ रेडी फॉर यूज़। आप उसको हटाइए, प्रिंटर को लगाइए, तो प्रिंटर में भी वो बता देगा कि नाउ योर डिवाइस इज़ रेडी टू यूज़। हर अलग अलग डिवाइस को वो पहचान पाता है और उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको आपको रेडी कर देता है यूज़ के लिए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पार्ट एक्चुअली। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ, एक मिनट, एक सेकंड। हेलो, पता नहीं है, वो तो होगा, ऑफ होगा। निकाल के देखिए ना, ग्रीन जल रहा है कि नहीं जल रहा है? नहीं जल रहा। तो उसको दूसरा वाला माइक लगाइए, रखा टेबल, उसको ऑन करके लगा लीजिए, आवाज आएगा। यही तो ऑन हो रहा है। कौन दूसरा वाला माइक है ही कहाँ? टेबल पर रखा हुआ है जी। अच्छा ठीक है। सॉरी गाइज़, सभी लोगों को आई एम वेरी सॉरी। थोड़ा सा जो है माइक में जो है प्रॉब्लम आ गई है, माइक जो है उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, तो अभी हम लोग उसको करने वाले हैं। 2 मिनट का समय दीजिए उसको। बोलिए कि अभी रेड बटन जल रहा है। रेड बटन अभी रेड बटन रेड बटन नहीं तो रेड है, तो ब्लू करना है। हाँ ब्लू करना है ना, रेड ऑन, रेड है तो अभी तो बंद ही ना वो। तो हाँ रेड बंद है, ग्रीन वाला दे। ग्रीन दिखे से गुजर गया। हाँ एक मिनट दूसरा देख रहे हैं, दूसरा चार्ज हो गया होगा, उसको ग्रे करना है।
ग्रीन कैसे हो वो? ग्रेड नहीं हो रहा अभी। कहाँ चले जाता है करवा लो वही चीज करवा लो। भाई? ऑन करने का कुछ तो हेलो? हो। ऑन कहाँ से होता है पूछे ना। अरे वो पीछे से ऑन नहीं होता बटन? अच्छा हाँ 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 ऑन हो हुआ, गया। पीछे से बटन है, हम्म। ग्रीन जला। ग्रीन तो नहीं जल रहा, दबा के रखना पड़ता है। हल्का दबा दबा ले रहिएगा तब ग्रीन जल जाएगा। हो गया, हो गया। हाँ ग्रीन हो गया। हाँ अभी आपका माइक में कहीं कोई इश्यू नहीं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, तो कई सारे काम करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कि भाई अगर मान लिया कि हमें जैसे एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या करता है, वायरस को हमारे पास आने से रोक देता है। तो वायरस को जब हमारे पास आने से रोकता है, इसका मतलब ये है कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो कई सारे काम में हमारा साथ देता है। और ये जो है हमेशा हमारा जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कई जगहों पर ये काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़िया काम करता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम लोग जो है कई सारी चीज़ों को कर पाते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको भी बताया जो कि कैसे फंक्शनिंग होता है, कई सारे फंक्शंस को जो है ये कर पाता है ना। जैसे कई न्यू डिवाइसेस अगर ऐड कर रहे हैं तो वो हो जाता है ना। और उसके बाद एंटीवायरस, जो आपका वायरस है उसको आपके कंप्यूटर में आने से रोकता है। तो ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। देखिए कुछ और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। एक बड़ा क्वेश्चन है, वो है राइट द डिफरेंट स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल किया जाए और किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो MS विंडोज़ 10 मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है इसको। तो यहाँ पर मैंने कई बार पहले भी बताया है कि देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, है ना। आप क्या करना चाहते हैं, विंडोज़ 10 को पहले इंस्टॉल करना है, फ्रेश इंस्टॉलेशन जिसको बोलते हैं वो करना है, या फिर पहले का कुछ है विंडोज़ 10 इंस्टॉल है उसी को अपग्रेड करना है, या फिर एक क्लीन इंस्टॉलेशन करना है। क्लीन इंस्टॉलेशन कहने का मतलब एक फ्रेश इंस्टॉलेशन करना है। तो ये दोनों ही चीज़ें अगर हम लोग कर पाते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। दोनों ही चीज़ें अगर हम लोग कर पाते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक तीसरा ऑप्शन भी है, क्या है, यू विल कम्प्लीटली वाइप आउट। मतलब कि ये कि हमको पहले से जितने भी हमारे कंप्यूटर में कुछ भी अगर है उसको हमको नहीं रखना है, हटा देना है, कम्प्लीटली रिमूव कर देना है। और जब हम लोग रिमूव कर देंगे तब एक हम लोगों को फ्रेश इंस्टॉलेशन होगा। कई बार ऐसा चीज़ होता है कि वायरसेस अगर आपके कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो कम्प्लीटली हम लोग फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन, पहले आप समझ लें कि आपको करना क्या है। तो मेनली जो है हम लोग जो बातें करते हैं वो ऑप्शन 3 है, जो कि एक कंप्लीट इंस्टॉलेशन है, क्लीन इंस्टॉलेशन जिसको बोलते हैं, वो करना है। अब आगे देखिएगा कि कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये विंडोज़ जब आप इंस्टॉल करिएगा तो उसके लिए हमें एक CD DVD चाहिए। इंसर्ट द विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन DVD एंड बूट योर कंप्यूटर फ्रॉम द DVD। तो हम लोग DVD को बूट कराएंगे, करेक्ट है। जब DVD को बूट कराएंगे तो व्हेन यू विल सी द स्क्रीन बिलो, ऐसा स्क्रीन आपको दिखेगा। इसमें क्या है, लैंग्वेज टू इंस्टॉल। सबसे पहले क्या है, कौन सा लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स का हम लोग डालेंगे। दूसरा क्या है, टाइम करेंसी, टाइम डालेंगे उसमें, है ना, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट्स, तो वो भी आपका यूनाइटेड स्टेट का ही होगा। कीबोर्ड जो है हम लोग डालेंगे, US वाला ही कीबोर्ड डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट का इन्फॉर्मेशन आएगा। फिर नेक्स्ट का इन्फॉर्मेशन जैसे ही डालेंगे तो ये लाइसेंस एग्रीमेंट को हम लोग क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करते चले जाएंगे और उसके बाद फिर जो है वो सेलेक्ट करेंगे।
अगर हम लोग ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 के लिए जाते हैं तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 क्या होता है, जो कि ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या है कि आपका देखिए ऑप्शन 2 हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, यू वांट टू क्लीन इंस्टॉल विंडोज़ 10 बट यू डू नॉट वांट टू, मतलब पहले की जो चीज़ें हैं हमारे कंप्यूटर में पहले से जो चीज़ें हैं उसको रखना है और उसके साथ साथ फ्रेश इंस्टॉलेशन भी करना है, तो वो चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कई सारे इंस्टॉलेशन के गाइड दिए हुए हैं। व्हेन आस्क्ड टू चूज द ड्राइव टू इंस्टॉल फॉलो द नेक्स्ट स्टेप। ऑप्शन 2 चूज द ड्राइव विद द लार्जेस्ट टोटल साइज़। तो लार्जेस्ट टोटल साइज़ को हम लोग कर लेंगे और उसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए डाल देंगे। तो यहाँ पर जो है करेंटली अगर ओल्ड विंडो है तो हम लोग क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि नेक्स्ट इंस्टॉलेशन अगर जब करना है तो वो पहले वाला जो इंस्टॉलेशन है वो रह जाएगा और बाद में जो है आपका नया फ्रेश इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा। मतलब पहले की जो चीज़ें हैं वो रहेंगी ही रहेंगी और एक नया चीज़ उसमें ऐड हो जाएगा, वो है नया विंडोज़। तो ये दोनों चीज़ हम लोग कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में कंप्लीटली सारा कंटेंट डिलीट कर देना है। द ऑप्शन विल कंप्लीटली डिलीट ऑल योर कंटेंट। तो ये डिलीट कर देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके का हम लोगों के पास ऑप्शन आएगा। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है और यहाँ पर क्या है आपको स्पेस दिखा रहा है। तो कम से कम जो है 32 GB का स्पेस होना चाहिए। और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, वो क्या होता है कि जो भी यहाँ पे ड्राइव बनाएंगे हम लोग वो डिफरेंट ड्राइव को, चूँकि हम लोग फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो नया फ्रेश इंस्टॉलेशन में क्या होता है, फॉर्मेटिंग होता है। तो जब फॉर्मेट करते हैं तो क्या होता है कि फ्रेश इंस्टॉलेशन को करते हैं और यहाँ पे जितना भी सेलेक्ट करेंगे वो डिलीट करते चले जाएंगे। तो फिर जाकर के एक 32 GB है, इसी को हम लोग टोटल में बांट देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन जब आप करेंगे तो यही पिक्चर आपको दिखेगा और वहाँ पर हम लोग इसको डिलीट करेंगे तब जाकर के वो फॉर्मेट होगा, है ना। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। उसी के जरिए यहाँ पर कंप्यूटर को फिर कई बार जो है हम लोग रीस्टार्ट हो जाएगा और तब जाकर के धीरे धीरे हम लोग उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें ज्वाइन कर पाएंगे। तो कई सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, तो टोटल 7 स्टेप्स हैं जिसमें कि आपका पूरा का पूरा ये 7 स्टेप ही है जिसको कि आपको करना है और ये 6-7 स्टेप में आपका हो जाता है। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से समझिए, DVD को पहले कंप्यूटर में डालेंगे। दूसरा बार जब यहाँ पर स्क्रीन शो हो जाएगा, शो करेगा, तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, टाइम सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लाइसेंस एग्रीमेंट को ओके करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको जो है हम लोग विंडोज़ कौन सा इस्तेमाल करना है तो ऑप्शन 2 में जाएंगे या ऑप्शन 3 में जाएंगे। ऑप्शन 2 में जाएंगे तो साइज़ को सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन 2 में जा कर के जब साइज़ को सेलेक्ट करेंगे तो उस समय आप जितना भी साइज़ है उसमें जा कर के किसी एक ड्राइव में जा कर के विंडोज़ को इंस्टॉल कर देंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो ऑप्शन 3 है हमारे पास। ऑप्शन 3 में क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करेंगे, सारे को लेंगे, सारा जितना भी आपका ड्राइव है सारे ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। और डिलीट करेंगे तो केवल एक ही एलोकेशन हमें मिल जाएगा, केवल एक ही ड्राइव दिखेगा और उसी में फ्रेश इंस्टॉलेशन हम लोग कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स जो है ये कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और उसके बाद आपका कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ये एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने जैसा ही है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, है ना। तो इससे घबराना नहीं है, आप जो है इसको आराम से कर सकते हैं। उसी के जैसा लिनक्स इंस्टॉलेशन भी है। लिनक्स इंस्टॉलेशन क्या होता है, लिनक्स इंस्टॉलेशन जो है अनलाइक विंडोज़ इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव लेटेस्ट वर्जन। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर यूनिक्स को जब हम लोग इंस्टॉल करें तो उसके लिए नया ही कंप्यूटर चाहिए, नहीं, पुराना कंप्यूटर पे आराम से लिनक्स और यूनिक्स इंस्टॉल हो सकता है। आज के डेट में आप 8386 और 80486 पर भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत पुराने प्रोसेसर्स हैं, उस पर भी आराम से लिनक्स चल जाता है। एक फ्लॉपी डिस्क और CD-ROM में जो है 900 MB में ये आ जाता है। 900 MB जगह कम से कम लेता है
आपका इंस्टॉलेशन के लिए, जबकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशन के लिए 30-32 GB चाहिए, है ना, किस में, विंडोज़ में, जबकि यहाँ पर जो है आपको इंस्टॉलेशन में कम जगह की रिक्वायरमेंट होती है। आगे जब देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे इंस्टॉलेशन, जैसे ही आप उसमें जाना चाहेंगे इंस्टॉलेशन के लिए तो सबसे पहले उसके बायोस में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बायोस कैसा होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले कंप्यूटर को जब स्टार्ट होता ही है उसी समय डिलीट बटन जब दबाएंगे ना आप, तो आप उसके बायोस में घुस जाएंगे। तो बायोस में जा करके, और बूट प्रेफरेंस होता है, बायोस में जब घुसेंगे तो इस तरीके का पिक्चर आपको दिखेगा। उसमें आप बूट में जाएंगे और इस बूट में जा कर के हार्ड ड्राइव को चूज़ करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि बूट कहाँ से करवाना है आपको। तो हार्ड ड्राइव में अगर आपका सॉफ्टवेयर लिनक्स स्टोर्ड है तो हार्ड ड्राइव में जाएंगे। अगर वहाँ नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोगों के पास सीडी होता है, उस सीडी में लिनक्स का सीडी होता है, उसको चूज़ करेंगे। तो सीडी रोम को जो है हम लोग प्रायोरिटी सेट कर देंगे कि जैसे ही कंप्यूटर शुरू हो, बूट हो, तो सबसे पहले किससे बूट होगा, हार्ड डिस्क से नहीं होगा, किससे होगा, सीडी रोम से होगा। तो ये चीज़ जो है हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन प्री इंस्टॉलेशन, इसको क्या कहते हैं, प्री इंस्टॉलेशन टास्क। मतलब लिनक्स को इंस्टॉल करने से पहले हमें कुछ प्री इंस्टॉलेशन टास्क करने पड़ेंगे। चॉइसेस आर फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी रोम। तो फ्लॉपी डिस्क के जरिए या फिर सीडी रोम के जरिए भी हम लोग लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, बूटिंग मेथड। तो ये बूट मेथड को हम लोग, और आप लोगों को बूट मेथड में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। आप लोग जब पिक्चर बनाएंगे, फ़ोटो बनाएंगे, तो ये इन सब चीज़ों को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप केवल फ़ोटो बनाएंगे इतना ही का, है ना, और उसमें लिखेंगे मेन एडवांस सिक्योरिटी पावर। कुछ भी ये सब नहीं लिखेंगे तो कम से कम बूट लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा सीडी रोम ड्राइव, सिलेक्शन ऑफ सीडी रोम ड्राइव। बस इतना से हमें पता चल जाएगा, बाकी कुछ भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशन मीडिया है, जो कि मैंने कहा कि यहाँ पे सीडी हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क हो सकता है। लिनक्स में ऑल्सो भी इंस्टॉल्ड फ्रॉम अ नेटवर्क कनेक्शन। एक नेटवर्क के ऊपर अगर है तो उस वहाँ भी इंस्टॉल हम लोग कर सकते हैं। लिनक्स कैन बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम फाइल्स, बहुत सारे फाइल्स हैं, उस फाइल के जरिए भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन इफ़ द पार्टीशन हैज़ अ डिफरेंट ओएस। अगर मान लिया आपके पास ऑलरेडी विंडोज़ है और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे लिनक्स भी इंस्टॉल करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। पहले विंडोज़ कर लीजिए और बाद में लिनक्स किसी दूसरे ड्राइव में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुछ उसके पैरामीटर्स हैं। तो जब आप लोग जैसे ही सीडी डालेंगे और फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे, तो इंस्टॉलेशन जब आप करेंगे तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि अच्छा लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश डालेंगे हम लोग। फिर कीबोर्ड का सिलेक्शन मांगेगा, कैसा कीबोर्ड है, 105 कीबोर्ड है, 104 की वाला कीबोर्ड है, 105 की वाला कीबोर्ड है, कौन सा कीबोर्ड है, तो वो कीबोर्ड का भी सिलेक्शन हम लोग यहाँ से कर लेंगे। प्लस आपका जो माउस है वो कौन सा है, 2 बटन वाला है, 3 बटन वाला है, कैसा माउस है, वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सब जो है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे तो ये सब पूछा जाएगा आपसे, है ना। तो कई सारे बटन्स वाले चीज़ें पूछे जाएंगे, उसके अनुसार उसका ऑलरेडी अपना जो सॉफ्टवेयर है वो सेट हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग द इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन करना शुरू करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, पहले जो है सेटिंग में जाएंगे सिस्टम के, है ना, और उसके बाद चूज़ करेंगे इंस्टॉलेशन सर्वर के लिए या फिर वर्क स्टेशन के लिए। मतलब सर्वर बनाना है कंप्यूटर को या फिर अकेला अपना यूज़ के लिए चाहिए। तो अपना यूज़ कर लिए तो वर्क स्टेशन में जाएंगे। सर्वर किस में जाएंगे, जब हमें अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाना है, 5-10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और हमारा कंप्यूटर एक सर्वर बनेगा उसमें, तो उस समय इसको चूज़ करेंगे। कॉन्फ़िगर नेटवर्क सेटिंग एंड द टाइम जोन। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि नेटवर्क सेटिंग को और टाइम जोन में बांट देंगे। फॉर अ सर्वर इंस्टॉलेशन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर क्या होगा कि सर्वर का जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग वो इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। जब सर्वर के लिए कर रहे हैं तब, या फिर वर्क स्टेशन के लिए कर रहे हैं तब। लेकिन उसमें सबसे पहले टाइम जोन को डालना ज़रूरी है। टाइम जोन क्या होता है, तो इंडिया के लिए हम लोग चूज़ करते हैं 5.5 घंटा वाला, 5 + 530 आवर्स। क्यों, क्योंकि वो ग्रीनविच मीन टाइम से है आगे 5.5 घंटा, तो उसको हम लोग चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे वही टाइम जोन होता है। ठीक है, जब हम लोग ये सब कर लेंगे
तब क्या होगा कि कॉन्फ़िगर करेंगे, अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी सेटिंग के लिए जाएंगे और उसके बाद सेटिंग करेंगे यहाँ पे। और सेटिंग करने के लिए जो है हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन का पासवर्ड डालना पड़ेगा, आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको कि रूट पासवर्ड बोलते हैं। इफ़ देयर इज़ ओनली वन यूज़र द एडमिनिस्ट्रेटर अ सेपरेट यूज़र अकाउंट शुड बी क्रिएटेड। अगर एक यूज़र भी है तो उसका भी एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। तो वही रूट पासवर्ड डालेंगे और उसको कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर आपका इस तरीके का कंसोल दिखेगा लिनक्स में, ठीक है। तो आई थिंक कि यहाँ तक बिल्कुल लिनक्स के इंस्टॉलेशन तक हम लोगों ने कर लिया है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, लिनक्स के इंस्टॉलेशन तक जो है हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में और भी कई सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। एंड आई थिंक आई हैव टेकन मच टाइम, बहुत सारा टाइम आपका लिया है मैंने, बट आपको अच्छा लगा होगा। क्यों? क्योंकि आपका आईटी मैक्सिमम चीज़ जो है इसके ज़रिए मैं आपको ख़त्म कर दे रहा हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आईटी के लिए लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं अवेलेबिलिटी, देन इट्स वेल एंड गुड एंड यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड, थैंक यू, बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।